हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। रेक्टिलियन मोशन, उसमें गैलीलियन इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स चल रही थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखें। इस पॉइंट को बहुत विशेष ध्यान से देखना, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेल्टा। ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d, कोई बॉडी है जिसकी डेंसिटी d है, ठीक है ना बेटा, इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेल्टा। किसी बॉडी को जिसकी डेंसिटी d बता रहा है वो अलाउड टू फॉल इन ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेल्टा, किसी लिक्विड के अंदर छोड़ दिया है, उसको फॉल किया है, उस लिक्विड की डेंसिटी बता रहा है डेल्टा, और बॉडी की डेंसिटी है d, और बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन में बोला है उसने, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फॉल करते समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, सुने। ये कह रहे हैं बॉडी इज ए बॉडी ऑफ डेंसिटी d इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेल्टा। डेंसिटी ऑफ बॉडी d, बॉडी की जो डेंसिटी बता रहा है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। बॉडी की जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है उस लिक्विड में गिरते समय बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। सिंपली अगर किसी बॉडी को फ्रीली फॉल कर दें हम एयर में तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g के बराबर। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं होगा क्योंकि लिक्विड में छोड़ा है बॉडी को, तो लिक्विड क्या लगाएगा बॉडी पर, अब थ्रस्ट, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन कुछ कम हो जाएगा। कैसे, कितना कम हो जाएगा ये समझो। हम ये मान लें कि जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का वेट किधर होगा बच्चों, नीचे। वेट क्या होता है, mg। m क्या चीज है, बॉडी का मास। मास को मुझे इस बॉडी का मास डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बॉडी की डेंसिटी दी है। इस मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू g, दिस इज द वेट ऑफ बॉडी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बॉडी को अंडर ग्रेविटी फॉल कर देते तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता बेटा, g के बराबर होता। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस बॉडी को किसी लिक्विड में छोड़ा है आपने। मान लो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में छोड़ा है आपने बॉडी को, तो सोचने वाली बात है ये लिक्विड इस बॉडी पर एक अप थ्रस्ट लगाएगा ऊपर की। क्या लगाएगा ये, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होता है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा लिक्विड किस पर, इस बॉडी पर, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अप थ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, वेट के बराबर mg के बराबर, v इंटू डी इंटू जी। ये डेंसिटी बॉडी की है क्योंकि मास आपने बॉडी का लिया है। और अप थ्रस्ट कितना होगा, अप थ्रस्ट वेट होगा लिक्विड का जो इस बॉडी ने हटाया है। अप थ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो इस बॉडी पर दो फोर्स हैं, एक तो डाउनवर्ड नीचे mg है और अपवर्ड क्या है, अप थ्रस्ट। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना हो गया, नेट फोर्स निकालेंगे। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, वेट mg माइनस ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। और नेट फोर्स की जगह पर लिख सकता हूं बॉडी का मास इनटू डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, मास कितना है बेटा बॉडी का मास है ये mg माइनस अप थ्रस्ट। क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, अप थ्रस्ट लिखूंगा वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। ये तो मास बॉडी का है m इंटू ए, ये भी मास बॉडी का है m इंटू जी माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी।
इस लिक्विड का वेट चाहिए जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, मास लूंगा किसका, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी, ये मास लूंगा लिक्विड का, और इंटू जी, ये तो लिक्विड का मास है, ये बॉडी का मास है। अब बॉडी का मास कितना हो गया, बॉडी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का मास जो होगा बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी, तो ये तो बॉडी का मास हो गया। तो इस V इंटू डी, इस मास बॉडी का मास है, तो यहां पर तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखूंगा, किसकी, बॉडी का मास है तो बॉडी की डेंसिटी लिखूंगा मेरे बच्चे। ए एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, इक्वल टू ये क्या है, मास बॉडी का है, यहां पर भी क्या लिखूंगा, V इंटू डी, V इंटू डी इंटू जी, माइनस ये मास किसका है, इस लिक्विड का है जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, तो कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इंटू जी। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है, देखो जरा गौर से, इस V से ये वाला V कैंसिल हो गया, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए बॉडी का, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इस D को नीचे ले जाओ, इस D को नीचे ले जाओगे तो D, ये D और ये D को नीचे ले जाओगे तो D अपॉन D 1 हो गया, ये तो हो गया G माइनस डेल्टा अपॉन D और इंटू G, G को ले लो कॉमन, तो यहां पर एक्सेलरेशन बॉडी का हो जाएगा G1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन अ लिक्विड। गौर से देखो अच्छे से, फिर से समझो, क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे बच्चा, बॉडी ऑफ डेंसिटी D इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेल्टा। कोई बॉडी है जिसकी डेंसिटी D है, किसी ऐसे लिक्विड में छोड़ी है आपने जिसकी डेंसिटी डेल्टा है, तो ये पूछा है उसने, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो उस लिक्विड में गिरते समय जब बॉडी नीचे गिरेगी तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब बॉडी लिक्विड में फॉल होगी, बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड होगा mg, और इस बॉडी पर लिक्विड अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर की ओर। अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया, डाउनवर्ड फोर्स mg में से अपथ्रस्ट को घटा दो तो नेट फोर्स निकल आएगा, नेट फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, इसमें से अपथ्रस्ट को घटा दो। m यहां पर मास है बॉडी का, अपथ्रस्ट लिखूंगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, नेट फोर्स की जगह पर लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू जी माइनस अपथ्रस्ट की जगह पर लिख दिया है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, m इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ये आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, लिक्विड का वेट है तो लिक्विड का मास होगा ये इंटू जी, ये m बॉडी का मास है और ये m लिक्विड का मास है जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। बॉडी के मास की जगह पर लिख दूंगा बॉडी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V इंटू डी, ए इक्वल टू m की जगह पर V इंटू डी इंटू जी माइनस ये लिक्विड का मास है, लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगी बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर, तो बॉडी का तो लेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी, क्योंकि मास लिक्विड का लिया है तो डेंसिटी लेंगे लिक्विड की और इंटू जी। V से V कैंसिल, D को नीचे ले आओ इधर, तो D को नीचे लाओगे तो D अपॉन डी तो 1 हो गया, तो ये तो बचेगा G माइनस इस D को नीचे ला रहा हूं तो डेल्टा अपॉन D इंटू जी, यहां से G कॉमन ले लो तो एक्सेलरेशन बॉडी का आ गया लिक्विड में फॉल होते समय A इक्वल टू G 1 माइनस डेल्टा अपॉन D, दिस एक्सेलरेशन इज लेस देन G। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में छोड़ दें तो उस मीडियम में उस बॉडी का एक्सेलरेशन G से कम होगा, यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा G से कम होगा। ये बात क्लियर है, नहीं तो यहां पर मैंने सॉल्व कर दिया है, देख लें फिर से इसको, वही किया है मैंने। अब थ्रस्ट जो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि वेट किसका लिखा है ये वेट ऑफ लिक्विड, तो mg लिखूंगा तो m किसका लूंगा लिक्विड का लूंगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम तो बॉडी का ले लिया और डेंसिटी ले ली मैंने लिक्विड की, तो ये मास हो गया किसका, उस लिक्विड का जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है इंटू जी।
तो इस बॉडी का डाउनवर्ड फोर्स कितना है, इसका वेट खुद का वेट ऑफ बॉडी mg होता है, और m को लिख दिया मैंने बॉडी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बॉडी की है ये इंटू जी। डाउनवर्ड फोर्स तो mg इतना है, अपवर्ड फोर्स इतना है, डाउनवर्ड फोर्स इतना है और अपवर्ड फोर्स इतना है। बॉडी फॉल कर रही है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा किससे, अपवर्ड से। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। यहां से v इंटू जी कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा d माइनस डेल्टा। नेट फोर्स की जगह पर फॉर्मूला लगा दिया है बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगाया मेरे बच्चे, इक्वल टू v इंटू जी डी माइनस डेल्टा। ये वॉल्यूम बॉडी का है, तो बॉडी का वॉल्यूम क्या, ये मास बॉडी किसका है, बॉडी का है। तो बॉडी के मास की जगह पर क्या लिखूंगा, बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू जी, ये कॉमन था, d माइनस डेल्टा। v से v कैंसिल, इस d को नीचे ले जाओ, ये तो g कॉमन है, d माइनस डेल्टा अपॉन d, एक ही बात है, d अपॉन d तो 1 लिख दूंगा, माइनस डेल्टा अपॉन d और इंटू जी। दिस इज द एक्सेलरेशन और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g कह सकते हो आप इसको। एक्सेलरेशन कहो a या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g को g डैश से लिख दिया है मैंने। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू g, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू g की जो वैल्यू है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, किसी विस्कस मीडियम में वो एक्सेलरेशन उसकी g से कम होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं यहाँ से आगे की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम सेम हाइट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल, एन आयरन बॉल, आयरन और बॉल और वुडन बॉल में क्या फर्क है, आयरन बॉल और एक वुडन बॉल। तो मेरे ख्याल से आयरन और वुडन, वुडन तो वुड हो गया ना, लकड़ी, आयरन लोहा हो गया, मेटल हो गई। एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियाई एंड अलाउड टू फॉल फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से छोड़ा है। एक तो आयरन की बॉल है और एक लकड़ी की बॉल है, वुड की बॉल है, सेम हाइट से रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है सेम हाइट से। किस केस में, एक बार तो उन बॉलों को छोड़ा है वैक्यूम में, इन वैक्यूम, और एक बार छोड़ा है इन एयर, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच बॉल विल रीच द ग्राउंड अर्लियर एंड वाई। कौन सी बॉल ग्राउंड पर पहले पहुंचेगी और क्यों। इसका मतलब ग्राउंड पर पहुंचने का समय निकालना है आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0। h सेम हाइट से छोड़ा है, s की जगह पर क्या लिखूंगा, h। वैक्यूम में छोड़ेंगे, इन वैक्यूम, वैक्यूम में छोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, वैक्यूम में a की वैल्यू कितनी होगी, g के बराबर होगी। वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है ना, a की वैल्यू g होगी, क्योंकि वैक्यूम में अब थ्रस्ट तो होगा नहीं। तो टाइम पूछा है ग्राउंड तक पहुंचने का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h हाइट तक बॉडी फॉल कर रही है, ठीक है ना। h इक्वल टू h लिख दो या s इक्वल टू h लिख दो। वैक्यूम में a बराबर g, तो ग्राउंड तक पहुंचने का समय पूछा है, टाइम। तो देखो गिवन क्या क्या है, a गिवन है, s गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम पूछा है। सेकंड इक्वेशन लगाइए आप, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये तो h हो गया, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू √2h अपॉन a, और इन वैक्यूम a बराबर क्या होगा, g, a की जगह पर g। तो जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले में कहीं बॉडी का मास या डेंसिटी आ रही है, नहीं आ रही।
इसका मतलब बोथ द बॉडी रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। वैक्यूम में टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने का समय मास पर डिपेंड नहीं करेगा। इस फॉर्मूले में न तो मास है बॉडी का, ना ही इसमें डेंसिटी। तो आयरन और वुड होने से क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी में अंतर आएगा, मास में अंतर आएगा, लेकिन टाइम वैक्यूम में किस पर? एच दोनों बॉल के लिए सेम बता रहा है, जी वैक्यूम में दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा, टू कांस्टेंट है ही, तो टाइम दोनों बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने का सेम लगेगा। इसलिए लिख दिया ये रहा, इन वैक्यूम टाइम टेकन बाय द बॉडी रीचेज द ग्राउंड टू द ग्राउंड टी इक्वल टू √2h/g। ये रिलेशन कहां से निकाला? वही फॉर्मूला लगाया अभी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, एक ही जगह पर g लिख दिया है। वैल्यू ऑफ g इज इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी मास एंड एनी मटेरियल एंड एनी वॉल्यूम। हेंस इन वैक्यूम बोथ द बॉल्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। वैक्यूम में दोनों बॉल ग्राउंड तक सेम टाइम में पहुंचेंगे। दूसरा कह रहा था इन एयर, एयर में जब फॉल करेंगे तब क्या होगा बच्चों? इन एयर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ड्यू टू अप थ्रस्ट ऑफ एयर जेट, क्योंकि एयर में उस पर क्या एक्ट होगा? इन एयर अप थ्रस्ट एक्ट होगा उस पर। अप थ्रस्ट की वजह से उसका एक्सेलेरेशन घट जाएगा। जी ये तो वैक्यूम में है और ये किसी मीडियम में है, जी डैश, और जी डैश की वैल्यू अभी अभी बताई थी इससे पहले, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी डैश अपॉन डी। डी डैश तो उस मीडियम का डेंसिटी है और ये डी बॉडी की डेंसिटी है। तो जरा गौर से देखेंगे बहुत होशियारी से। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी, और 1 में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू वुड के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी। समझो, तो जी की वैल्यू आयरन के लिए ज़्यादा और वुड के लिए कम, क्योंकि जी डैश की वैल्यू आयरन के लिए निकालोगे तो आयरन के लिए डेंसिटी ज़्यादा है, वुड के कंपैरिजन में ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आएगी, इसमें से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू ज़्यादा बचेगी। तो आयरन के लिए जी की वैल्यू ज़्यादा और जिसके लिए जी की वैल्यू ज़्यादा है उसका टाइम कम। इसका मतलब आयरन बॉल ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचेगी, वुडन बॉल बाद में। सो इन एयर टाइम के लिए फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2π, टी इक्वल टू √2h अपॉन जी डैश। 2π नहीं, 2h, √2h अपॉन जी डैश। 2π नहीं है, 2h, h सेम है। यह d इज मोर फॉर आयरन, डेंसिटी आयरन के लिए ज़्यादा है। डेंसिटी, क्योंकि आयरन के लिए डेंसिटी ज़्यादा है तो आयरन के लिए जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी। 1 में से सब्ट्रैक्ट कम कर रही हो तो वैल्यू ज़्यादा बचेगी ना, तो आयरन के लिए जी डैश ज़्यादा होगा। हेंस जी डैश इज मोर फॉर आयरन देन वुड, और जी डैश आयरन का ज़्यादा है और यहाँ पर जी डैश आयरन का ज़्यादा है, तो ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो आयरन की बॉल को ग्राउंड तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा। समझ गए? Here D is more for iron than wood, so value of D dash upon D is less for iron. Hence G dash is more for iron than wood. So time T is equal to √2h upon G dash is less for iron than wood. Hence in air iron ball जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है बेटा will reach the ground first. First का मतलब पहले पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन एक और छोटा सा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है। नाउ दीज बॉल्स इन अबव क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन अभी बताया था आपने उसकी बात कर रहा हूं। नाउ दीज बॉल इन अबव क्वेश्चन आर थ्रोन अप विद इक्वल वेलोसिटी, और एक बार कह रहा है इन वैक्यूम और एक बार कह रहा है इन एयर। विच बॉल विल अटेंड मोर हाइट? कौन सी बॉल ज्यादा हाइट अटेंड कर लेगी? वैक्यूम में जब फेंकोगे बोथ द बॉल्स अटेंड सेम हाइट। क्यों? इन वैक्यूम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी सेम बता रहा है क्वेश्चन में। h निकालना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा v² बराबर u² माइनस 2gh। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बॉडी नीचे से जब ऊपर जाएगी तो रिटार्डेशन होगा, तो इसलिए माइनस लगेगा। v² 0 हो गया, u² माइनस 2gh। मुझे हाइट निकालनी है, h निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे हम? इस वैल्यू को इधर ले आओ
और फिर 2g को इसके नीचे ले जाना, तो h बराबर u²/2g। यहां पर u सेम है और वैक्यूम में g सेम है और 2 दोनों बॉल के लिए कांस्टेंट है, तो h दोनों बॉल के लिए क्या होगा बेटा, सेम होगा। यार u एंड g इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज इन वैक्यूम, सो बोथ द बॉडी अटेंड इक्वल हाइट। एयर की बात कर रहा हूं, इन एयर में देखिएगा अटेंड हाइट के लिए फॉर्मूला अभी निकाला आपने u²/2g, तो g डैश किसका ज्यादा था, आयरन का, आयरन के लिए g डैश ज्यादा है, तो आयरन की बॉल ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आयरन की बॉल कम हाइट तक जाएगी, और वुड के लिए g डैश कम है, कम से डिवाइड करोगे तो वुडन बॉल ज्यादा हाइट तक जाएगी। g डैश इज मोर फॉर आयरन देन वुड, सो h इज लेस फॉर आयरन देन वुड, हेंस इन एयर वुडन बॉल दैट इज ए बॉल ऑफ लेस डेंसिटी विल अटेंड मोर हाइट। क्लियर है ये बात? अब मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन में है तो वहां पर गैलीलियन इक्वेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर है तो वहां पर गैलीलियन इक्वेशन किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से सुना, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक्सेलरेशन चेंज होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है ना। किस तरह से एक्सेलरेशन चेंज होगा ये हम बताते हैं आपको। एक छोटा सा पॉइंट पहले देखें, नोट करते जाएं साथ साथ इसको, ठीक है। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो इस बॉडी का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड mg। तो ये प्लेन इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो इस प्लेन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट तो डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। जिस प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेट mg और इस प्लेन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन r किधर है, अपवर्ड। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। हियर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये बात लिख दिया यहाँ पर। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन r, इस नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, मींस इस प्लेन से ये नॉर्मल रिएक्शन कितना एंगल बनाएगा, जिस प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन उस प्लेन से कितना एंगल बनाएगा बेटा, 90 डिग्री। इसलिए लिखा है द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन r इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच बॉडी इज प्लेस्ड। जिस प्लेन पर, जिस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शनलेस सरफेस, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, 0 हो। इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। ये तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझते हैं, जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगर हम इसको सरफेस से हॉरिजॉन्टल से हम इसको इस तरह से इंक्लाइन करा दें किसी एंगल पर, तो ये जो प्लेन है ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस प्लेन की हॉरिजॉन्टल से हाइट कितनी है, h, इसको h हाइट कहूँ। ये हॉरिजॉन्टल से ये प्लेन जो एंगल बना रहा है एंगल थीटा है, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है। इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, सपोज दैट, जैसे मान लो मैंने यही ऑब्जेक्ट ले लिया और इस सरफेस पर मैंने ऐसे रखा, तो सोचो इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा।
नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस प्लेन के नॉर्मली होगा। जैसे इस सरफेस पर मैंने कहा मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ का मतलब है फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन जीरो हो। इंक्लाइंड प्लेन, ये कोई सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला, ये सरफेस दिखाई है ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाई, थीटा एंगल बनाई। ये इसकी हाइट है h, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से इस प्लेन की इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक मैं s मान ले रहा हूं। तो ये एंगल देख रहे जरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बोलो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होगा, बोलो। यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये तो हाइट हो गई ना, ये बेस है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस। तो इस थीटा को निकालने के लिए बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। यहां पर, यहां लिख सकता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको जरूरत पड़े तो h/s, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर है, डाउनवर्ड ऐसे mg, ये रहा mg, आपने ये लिखा है, ये mg है, ये एंगल थीटा है। इस वेट mg के इस प्लेन पर ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट तो होगा डाउनवर्ड ऐसे और नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे, तो इस जगह पर mg बराबर r नहीं होगा ना, क्या mg को r के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। दिस वेट mg कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के हम बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा एक वेक्टर एनालिसिस। केवल छोटी सी आपकी जानकारी के लिए एक बात समझ लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई फोर्स है F, ये एंगल थीटा है, इस फोर्स F का जिधर एंगल है ना, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, इस फोर्स F का जिधर एंगल होता है ये वाला कंपोनेंट तो होता है, इस F का ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होता है इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर इधर इस डायरेक्शन में। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, जिस डायरेक्शन में एंगल है मेरे बच्चे उधर कंपोनेंट F cos थीटा होगा, और जिधर एंगल नहीं है ये वाला एंगल कितना होगा वैसे 90 माइनस थीटा। या हमने फिगर में यहाँ एंगल दिखाया नहीं है, ये एंगल थीटा तो ये F cos थीटा होगा, और इधर एंगल मैंने नहीं दिखाया है, वैसे 90 माइनस थीटा होगा, ये कंपोनेंट होगा इस F का F sin थीटा। ठीक है, जैसे हम ये आपसे कहते, जैसे ये कोई फोर्स है mg, इस mg के ये एंगल थीटा है, तो इस mg का ये कंपोनेंट कितना लेंगे हम, जिधर एंगल होता है इस mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस वेट का mg cos थीटा, और इधर एंगल नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, जिसके कंपोनेंट करते हैं बेटी, जैसे इस mg के कंपोनेंट किए तो इसके दोनों रिजॉल्व पार्ट जो होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जिधर एंगल है उधर का कंपोनेंट cos लिखते हैं उसके साथ, और जिधर एंगल नहीं है उसके साथ क्या लिखते हैं, mg, यहाँ पर क्योंकि यहाँ mg लिखा है आपने तो यहाँ mg लिख दिया, mg cos, ये mg sin, यहाँ f लिखा था तो इस f का ये कंपोनेंट f cos और ये f sin। दूसरी बात एक और देखो, जैसे मैंने कहा ये कोई वेक्टर है v, ये एंगल थीटा है, इस v का ये कंपोनेंट कितना होगा, v cos थीटा, v cos थीटा, जिधर एंगल होता है उधर cos और जिधर एंगल नहीं होता है उधर क्या लिखते हैं, sin, v sin थीटा। तो मैं बात कर रहा था केवल किसकी, कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे।
फिर से देखिए, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसकी जरूरत मुझे आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं सर्कुलर मोशन, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं रोटेशनल मोशन, आगे चल करके एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शन, ठीक है ना, वहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो मैं एक्सेलरेशन बता रहा हूँ इंक्लाइंड प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, केवल मुझे एक्सेलरेशन बताना है कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, mg, ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। वेट mg तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है ना, नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये वेट की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ऐसे होगी mg, ये mg यहाँ लिखा है जरा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, तो जरा गौर से देखो, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा। तो इस वेट mg के दो रिजल्ट पार्ट कर दिए मैंने, एक तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस mg का दूसरा कंपोनेंट कर दिया मैंने ये वाला mg sin थीटा। क्योंकि जिधर इस वेट के कंपोनेंट किए हैं इस डायरेक्शन में तो ये एंगल थीटा है, तो वेट mg का ये कंपोनेंट mg cos हो गया, ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे, ये और ये। तो इस mg का ये कंपोनेंट तो mg cos और ये कंपोनेंट mg sin। इस प्लेन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। तो जरा गौर से देखो, इस वेट mg के तो दो पार्ट कर दिए ना आपने, तो इस वेट mg से तो कोई मतलब नहीं है मुझे भाई, इसके तो दो रिजल्ट पार्ट कर दिए आपने, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो mg sin थीटा और mg cos थीटा का तो कंबाइंड इफेक्ट mg के बराबर होगा, तो हमको इस mg से अब कोई मतलब नहीं। तो अब जरा गौर से देखो, इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज हैं। एक तो mg cos थीटा, mg sin थीटा डाउनवर्ड है, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड। दिस फोर्स बैलेंस द mg cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर लेगा किस कंपोनेंट को, mg cos थीटा को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स लगेगा कितना, mg sin थीटा। यहाँ पर r तो नॉर्मल रिएक्शन लिखा है मैंने, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन जिस प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। mg क्या चीज है बेटे, ऑब्जेक्ट का वेट है, mg ये रहा। दिस वेट mg कैन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos ये कैसे हुआ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। mg के ये कंपोनेंट तो mg cos हो गया, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट cos होता है, और जिधर एंगल नहीं होता उधर एंगल साइन होता है, कंपोनेंट साइन होता है। तो इस वेट mg के 2 कंपोनेंट कर लिए, एक तो mg cos और एक mg sin। तो अब हमको इस वेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके 2 रिजल्ट पार्ट हैं, इसका मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट उतना ही होगा जितना इस अकेले का है। तो या तो इस अकेले को ले लो या फिर इन दोनों के दोनों रिजल्ट पार्ट लो। तो अब इससे तो कोई लेना देना नहीं। अब इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेज हैं, 3 फोर्स है बेटे, एक तो mg cos और r। दीज 2 फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो बैलेंस टू ईच अदर। तो ये तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रह गया कितना, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा रह गया है बॉडी पर कितना, mg sin थीटा। तो यार नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द प्लेन f, नॉर्मल रिएक्शन को तो कैंसिल कर दिया इस कंपोनेंट ने, ये वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रह गया, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, F इक्वल टू mg sin थीटा, नेट फोर्स है ये। तो यार एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स अपॉन मास। अरे F इक्वल टू ma होता है, तो A इक्वल टू F अपॉन m, F की जगह पर mg sin थीटा लिख दो, अपॉन m से m कैंसिल। तो ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड करते समय, अगर प्लेन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो स्लाइड करते समय एक्सेलरेशन होता है a बराबर g sin थीटा, a बराबर g sin थीटा।
ठीक है ना। या तो ये एंगल देगा, साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर एंगल क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको ये डिस्टेंस, इसकी हाइट देगा इंक्लाइन प्लेन की, और इंक्लाइन प्लेन की लंबाई देगा ये वाली, ठीक है ना। तब ये साइन थीटा निकलेगा। ये हाइट मान लो h है, ये लंबाई मान लो इंक्लाइन प्लेन की s है, तो ये एंगल साइन थीटा निकल सकता है इक्वल टू h/s से। इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे क्वेश्चंस में, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, फर्स्ट बॉडी फॉल्स डाउन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट बॉडी ये है, फर्स्ट बॉडी फॉल्स डाउन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ ऐसे फॉल हो रही है ऐसे। एंड सेकेंड बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम ए टू सी, स्लाइड डाउन फ्रॉम ए टू सी विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन बोल दिया है, तो इस डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा? फॉर फर्स्ट बॉडी एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी ऐसे आ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन तो होगा g के बराबर। फॉर सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी अभी अभी मैंने बताया है, इंक्लाइंड प्लेन पर, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी का एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू g साइन थीटा, अभी बताया मैंने। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर हो। ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, फर्स्ट क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन बाय द बॉडीज, टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन। इस बॉडी के द्वारा ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम और इस बॉडी के द्वारा ग्राउंड तक पहुंचने के टाइम का रेशियो क्या होगा? मान लो इस बॉडी को यहां तक आने का टाइम t1 है, इस बॉडी को यहां से यहां तक का टाइम t2 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज 0। फर्स्ट बॉडी के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकंड बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम निकालोगे आप, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन लग रही है यहाँ, क्योंकि इस वाले सरफेस पर देखेंगे आप तो एक्सेलरेशन तो ये लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये लिखेंगे, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कह रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में एक्सेलरेशन g साइन थीटा लिखेंगे और इस केस में क्या लिखेंगे? g। सेकंड क्या पूछा है बेटा? वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट बॉडी के द्वारा ग्राउंड तक पहुंचने में, जब ये बॉडी ग्राउंड पर पहुंचेगी, बॉटम पर पहुंचेगी, तब इसकी वेलोसिटी, और ये बॉडी जब बॉटम पर पहुंचेगी तब इसकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पर, ये बॉडी जैसे ही यहाँ पर आई, इसकी वेलोसिटी आप v1 मान लो, और ये बॉडी जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी v2। तो एक बार तो टाइम का रेशियो पूछा है और एक बार बॉडी जब बॉटम पर पहुंचे तब वेलोसिटी, जो बॉडी के द्वारा वेलोसिटी अटेंड की जा रही है उस वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। क्लियर है? टाइम जब निकालेंगे तो इक्वेशन बनाइए आप, देखिए कैसे बनाओगे। फॉर फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी के लिए इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a बराबर g होगा। यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? a बराबर g। ए भाई हमको टाइम फाइंड करना है, तो ये चेक करो पहले, फॉर फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी के लिए क्या क्या गिवन है? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गिवन है, यहां से यहां तक जाएगी बॉडी, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? दूसरी बात क्या दी है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। इस हाइट को कितनी ले लिया? h, और ये एंगल कितना दिया है? थीटा। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। तो लगाइए फॉर्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट बॉडी के लिए? s तो h के बराबर दिया है ना, तो इस इक्वेशन में s की जगह पर तो h लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख दो, a की जगह पर g लिख दो, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ, यहाँ पर a t स्क्वायर, a की जगह पर क्या लिखा जाएगा? g, तो s की जगह पर तो h, u 0 है,
प्लस हाफ ए की जगह पर जी, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या ले लिया है, टी1 स्क्वायर। तो यहाँ से टी1 की वैल्यू इस इक्वेशन से, यहाँ से टी1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2h/g। ये टी1 की वैल्यू आ गई। पहली बॉडी को ग्राउंड तक पहुँचने में लगा समय निकल आया ये। अब सेकंड बॉडी के लिए लें, सेकंड बॉडी फिगर तो मालूम है आपको। सेकंड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये रहा। सेकंड बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, डिस्टेंस कितनी है, s = s है, ठीक है ना। और थीटा यहाँ पर कितना दिया सेकंड बॉडी के लिए, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया हुआ है थीटा क्वेश्चन में 30 डिग्री, आपने नोट कर लिया होगा। तो फॉर्मूला लगाइए, s = ut + ½ at²। s की जगह पर तो s लिख दो, = इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये रही। हाफ a की जगह पर क्या लिखेंगे, g sin थीटा। इस a की जगह पर g sin थीटा लिख दो, यहाँ g sin थीटा इंटू टाइम सेकंड बॉडी के लिए t2। क्लियर है, s = ½ g sin थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 इंटू t2²। तो = रिजल्ट आ गया कितना, इसकी वैल्यू 1/2, ½ g इंटू 1/2 और इंटू t2²। तो g/4 हो गया यहाँ। तो t2 = देखो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 g t2²। 4 को ले आओ इधर, रिजल्ट आ गया t2 = √4s/g। अब प्रॉब्लम s की है, s कहाँ से लाऊं, आपको मैंने बताया था अभी इंक्लाइंड प्लेन पर h/s = साइन कितना है, वहाँ पर एंगल 30 है। तो h/s = 1/2, तो s की वैल्यू आ जाएगी h के टर्म में 2h। ये s की वैल्यू 2h इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर इस s की जगह पर 2h लिख दो, 2h × 4। क्लियर, ये तो t2 हो गया और ये t1 था, ये रहा t1 और ये रहा टाइम t2। रेशियो पूछा है t1/t2, h/g से h/g कट गया, √2/8, 2 से 2 कट गया तो 1/4 का रूट लेंगे तो ये आ गया रिजल्ट। बॉटम तक पहुंचने में लगा समय। अब क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी अटेन्ड बाई बोथ द बॉडी एट द बॉटम। बॉटम पर पहुंचने में लगा समय, फर्स्ट बॉडी को बॉटम पर पहुंचने में लगे समय के लिए रिलेशन क्या लगाएंगे राजा बेटा, देखिएगा। फॉर फर्स्ट बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0। फर्स्ट बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना दिया है, g। फर्स्ट बॉडी के लिए s = क्या दिया है, h। हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है बॉटम पर। ये देखिएगा तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, देखो कौन सी इक्वेशन अप्लाई हो रही है यहाँ, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2as। v की जगह पर क्या लिखूंगा, पता करना है। ये वेलोसिटी v1 मान ली मैंने, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस 2 a की जगह पर g और s की जगह पर h। तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 आ गई √2gh। क्लियर है। फॉर सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी के लिए देखो v²। फिर सेकंड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कितना है मेरे बच्चे, g sin थीटा, और थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है और s की जगह पर क्या दिखा है उसने, डिस्टेंस s मान लें हम। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे देखो गौर से, वही थर्ड इक्वेशन अप्लाई हो रही है, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, इसको v2 मान लिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 a की जगह पर g sin थीटा, s की जगह पर s। आराम से चेक कर लो तो देखिएगा v2² = 2g, थीटा यहाँ पर 30 है और इंटू s। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 2 ये रहा, तो 1/2 से 2 कट गया ना, तो क्या बचा g × s। तो v2² की वैल्यू आ गई g × s। लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू h के टर्म में बता चुके हो आप पहले, h/s बराबर कितना था साइन 30, h/s = 1/2, ठीक है ना। s = क्या हो जाएगा 2h, तो इस s की जगह पर क्या लिख देंगे 2h। तो यहाँ पर 2h और g ये रहा, तो v2² = 2gh। v2
स्क्वायर इक्वल टू ये, तो v2 की वैल्यू इसका रूट ले लो, v2 इक्वल टू रूट 2gh, v1 बराबर रूट 2gh, v2 इक्वल टू रूट 2gh। रेशियो पूछा है v1 और v2 का, v1 और v2 का रेशियो पूछा है। मेरे ख्याल से वेलोसिटी सेम आ रही है, रेशियो आ गया 1:1। हैंस बोथ द बॉडीज अटेंड इक्वल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। सुन लो, ध्यान से सुने बच्चों, और नोट कर सकते हो, नोट कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यस, बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन। यहां से स्लाइड कर रही है कोई बॉडी स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन से। क्लियर है ये बात? इट रीचेज द बॉटम ऑफ द प्लेन इन 4 सेकेंड। इस बॉडी को यहां से बॉटम तक पहुंचने का समय कितना दिया है? 4 सेकेंड दिया है उसने। और ये एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से कितना? थीटा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है टाइम टेकन बाई इट टू कवर फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। ये डिस्टेंस मान लो s है, तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस s डिस्टेंस अगर है तो s/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ तक का टाइम क्या लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी जबकि इसकी कितनी है? 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है? s। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो एक रिलेशन निकाल लो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में। a से b तक के लिए ले रहा हूं मैं। कहां से कहां तक के लिए ले रहा हूं? a से b तक के लिए। जरा गौर से देखो, a से b तक के लिए, पहले a से b तक के लिए क्या निकाल लो भाई? हमें क्या चाहिए? यहां से यहां तक के लिए हमें टाइम चाहिए, यहां तक का, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है मुझे, जबकि यहां से डिस्टेंस s/4 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, a to c की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, a से c तक का टाइम चाहिए मुझे। तो a से c तक के लिए टाइम निकालेंगे कैसे? फ्रॉम, देखो a to c लगा रहा हूं, चलो पहले मैं a से c तक के लिए लगा रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। a की वैल्यू कितनी है? g sin थीटा है। s की वैल्यू कितनी है? s/4 है। t की वैल्यू पूछ रहा है, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t², ये लगाएंगे। तो s की जगह पर तो s/4 लिखेंगे, s/4 है बच्चों, ये s की जगह पर तो s/4 लिखोगे। s की जगह पर ये वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में, ये रही, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये रही। s की जगह पर तो s/4 लिख दिया। u की वैल्यू 0 है, प्लस हाफ a की जगह पर क्या लिखेंगे? g sin थीटा इंटू टी। ये वाला t निकालना है मुझे। तो देखो इस 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो s इक्वल टू एक रिलेशन आ गया, यहाँ से 2 को इधर ले जाऊंगा, 2g sin थीटा इंटू t²। ये t निकालना है मुझे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो इसे। अब लो, क्योंकि a से b तक जाने का टाइम क्वेश्चन में गिवन है 4 सेकंड। फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टॉप टू बॉटम टाइम लग रहा है उसको पहुंचने में 4 सेकंड। डिस्टेंस s की जगह पर क्या लिखेंगे? s। और एक्सेलरेशन कितना है मेरे बच्चे? a है g sin थीटा। क्लियर है? फर्दर यही इक्वेशन लगा दो, यही वाली। s की जगह पर क्या लिखेंगे? s इक्वल टू u की जगह पर 0 प्लस हाफ a की जगह पर g sin थीटा, g sin थीटा a की जगह पर, इस a की जगह पर g sin थीटा लिखूंगा ना, इंटू t²। टाइम कितना दिया है? 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो देखो 2 से ये क्या बार कट रहा है? s इक्वल टू 8
जी साइन थीटा, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। एक काम कर लो, इस एस की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी निकल आएगा। मेरे ख्याल से इस एस की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी निकल आएगा। देखो इस एस को क्या लिख दूं, 8g साइन थीटा, यहाँ पर इस जगह पर इस इक्वेशन से 8g साइन थीटा यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 8g साइन थीटा इक्वल टू, ये कितना है 2g साइन थीटा इंटू ये कितना है टी स्क्वायर। जरा गौर से देखना यहाँ से, ये रिलेशन देखना, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कट गया। क्लियर है बच्चों? 2 से ये के बार कट रहा है 4 बार, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू टाइम लगेगा बेटा आपको 1/4 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम कितना लगेगा बेटा, 2 सेकंड। देखिएगा हमने यहाँ क्या किया, पहले ए से बी तक के लिए एक रिलेशन निकाल दिया, ए से बी तक के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दिया। ए से बी तक जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 लिख दी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना है ए से बी तक के लिए 4 सेकंड कह रहा है वो 8a। यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलेरेशन भी वही होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी एक्सेलेरेशन वही होगा, तो ए के टर्म में मैंने निकाल दिया है। और a to c लेंगे, अगर आप फर्दर फॉर्मूला लगाइए a to c, ए से सी तक के लिए डिस्टेंस कितनी है, सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा रहा हूँ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह पर s/4 इक्वल टू u कितना है 0 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखो इस 2 से ये 4 क्या बार कट गया, 2 बार, 2 को इधर ले जाओ, इस ये ऐसा कर लो, इस 4 को इधर ले जाओ, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2, तो s इक्वल टू 2AT स्क्वायर, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये साइड बराबर इस साइड के है, तो ये साइड बराबर इस साइड की होगी, तो 8a इक्वल टू 2AT स्क्वायर। क्लियर है? a से a कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो रिजल्ट आ गया आपका t इक्वल टू 2 सेकंड। ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और छोटा सा, बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन ये है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस वाले प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इस वाले सरफेस का तो एंगल दिया है 60 डिग्री, और इस सरफेस का एंगल दिया है 30 डिग्री ये वाला, और इस पर 2 ब्लॉक हैं, दोनों का मास सेम है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ब्लॉक विल स्लाइड डाउन एंड विच ब्लॉक विल मूव अप, इन दोनों में से कौन सा तो नीचे स्लिप होगा, कौन सा ऊपर मूव करेगा। तो एक काम करो ना, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड फोर्स निकाल लो, इस पर डाउनवर्ड फोर्स निकाल लो, तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे ये फोर्स ज़्यादा हुआ है इससे, तो ये ब्लॉक तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ है इससे, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। रिजल्ट पार्ट निकाल लीजिएगा। बॉडी ए पर फोर्स कितना होगा फॉर ब्लॉक ए, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, क्योंकि वेट mg, रिएक्शन फोर्स आर के, mg के 2 कंपोनेंट करेंगे, mg कॉस और mg साइन, mg कॉस से रिएक्शन आर कट गया, तो इस पर फोर्स कितना बचा, mg साइन थीटा, और थीटा कितना है 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 mg। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वो तो √3/2 mg है। ब्लॉक बी पर चेक करो, फॉर ब्लॉक बी के लिए ये वाला फोर्स mg साइन 30 होगा। अरे भाई इस वेट mg के आपने 2 कंपोनेंट किए, एक तो कंपोनेंट ये वाला, ये तो बैलेंस कर लेगा वेट को, ये कंपोनेंट लगा रह जाएगा कौन सा, ये तो कंपोनेंट कॉस है और ये रिएक्शन आर है, तो रिएक्शन फोर्स तो इसको बैलेंस कर लेगा, ये फोर्स लगा रह जाएगा। तो कितना फोर्स रहा ये mg, ये वाला फोर्स कितना रहा mg साइन 30, क्योंकि एंगल 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर है? तो इस बॉडी पर ब्लॉक बी पर फोर्स कितना आया 1/2 mg, और ब्लॉक ए पर फोर्स कितना आया √3/2 mg। मेरे ख्याल से ब्लॉक ए पर फोर्स ज़्यादा है किससे, ब्लॉक बी से। ब्लॉक ए का ये वाला फोर्स डाउनवर्ड ज़्यादा है इस वाले फोर्स से। ब्लॉक ए मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ब्लॉक बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए लिख दिया है ए ब्लॉक
ब्लॉक ए विल स्लाइड डाउन एंड ब्लॉक बी विल मूव अप। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।